बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। हम तीनों मफरूर इस वक्त बैठे हैं लंदन में, लंदन के भी मलका के महल के बिल्कुल करीब। और मुझे नहीं पता कि ये इनकी रसाई कितनी है मलका तक, क्योंकि जब से इन पर तेज़ाबी हमला हुआ था, तेज़ाबी टोटे तो हमने सुने थे, लेकिन ये यहाँ आए थे, यहाँ भी ये महफूज नहीं रहे और अगले घर तक तेज़ाब लेकर आ गए थे। उसके बाद खैर इनकी सिक्योरिटी तो हमने देखी है, यहाँ बड़ी टाइट है। और लंदन में हम तीनों इकट्ठे थे, तीनों मफरूर, तो हमने सोचा क्यों ना ये जो बातचीत हम खुद आपस में कर रहे हैं ये आपको भी सुनवाएं। तो शहजाद अकबर साहब, जो पहला मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि आपने पिछले दिनों एक खबर दी कि जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं वो मरियम नवाज़ साहबा की तकरीर से बहुत इम्प्रेस हैं और कहते हैं कि वो तकरीर बड़ी अच्छी करती हैं और अपने आप को कैरी बहुत अच्छा करती हैं। अब आपने ये खबर तो दे दी, बाकी लोग तो इस पर तजिए से भी डरते हैं क्योंकि आजकल बंदे चुके जाते हैं। हाल ही में एक सहाफ़ी लाहौर से, उनका नाम लगारी साहब है, उनको उठा लिया गया बेचारों को क्योंकि उन्होंने एक खबर दे दी थी। और अब आपका ये जो खबर है इस पर तो लोग तजिया करते भी परेशान हैं। इसकी ज़रा थोड़ी सी डिटेल बताइए कि ये क्या है मामला। अच्छा गिल साहब, मैं वैसे ना आप दोनों से कम शरारती हूँ, लेकिन मैंने ये खबर बड़ी पॉजिटिवली दी थी। पॉजिटिवली इसलिए दी थी कि जो देखिए आर्मी चीफ साहब जो हैं अखलाकियात का भी दर्स देते हैं। एक तरफ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने 180 से ज़्यादा सीटें ली उनको फासिक करार देते हैं, लेकिन दूसरी जानिब वो ये एक मीटिंग का जिक्र था जो पहले बेसिकली मरीम नवाज़ बाकी सब से अलग हो के इस्लामाबाद गई हुई थी। वहाँ से अपनी एक मुलाजमा के साथ वो पिंडी गई, उनका रिपोर्टेडली वहाँ उनसे मुलाकात हुई, काफ़ी लंबी मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के बाद फिर मुलाकात जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुई, प्राइम मिनिस्टर के साथ। अब उस मुलाकात के अंदर जो है जनरल साहब ने बाकायदा तौर पर नून लीग वालों को लेक्चर दिया है कि आप लोगों के पास इतना बड़ा एसेट है और आपको पता ही नहीं है, आप उसको अंडररेट करते हैं। वो खातून जो है अपने आप को कैरी कैसे करती है आपको ये देखना चाहिए, आप तो सारे डिफीट हुए हुए नज़र आते हैं। तो वो उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर जो उन्होंने वहाँ पर गुफ्तगू की, तो मुझ तक बात इन्हीं के उस मीटिंग के कुछ लोगों के तवस्सुत से पहुँची कि भाई हमें तो आज पता चला है कि चीफ साहब जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं मरीम की शख्सियत से, अपने आप को कैरी करने से, बातचीत करने से, एडमिनिस्ट्रेशन से, बाकी चीज़ों से। तो मैंने तो इसको पॉजिटिवली ख़बर को दिया था, लेकिन उसके बाद जो लोगों ने तज्ज़िया किया वो खैर काफ़ी आगे बात निकल गई। लेकिन ये जो है कि एक तरफ तो हम लोग बड़े नापसंद हैं, हमें फासिक और फसाद फिल अर्द कहते हैं, लेकिन मरीम साहिबा जैसी शख्सियत और मुल्क को उसको रोल मॉडल करार देने के ऊपर उनकी बड़ी वो फोकस है। और आप तो जानते ही हैं जनाब, इस वक्त जब मरीम बीबी की कोई भी चीज़ आती है, वैसे तो ख़ुद भी चीफ मिनिस्टर है माशाल्लाह, लेकिन बाकायदा ISPR और DGM जो है वो ख़ुद फ़ोन करके कहते हैं कि भाई कितों चलाना है, तो की करना है, की नहीं करना है। तो खैर बहरहाल अच्छा ये बताइए, इसी का एक सानवी सवाल, फिर मैं उनकी तरफ भी चलता हूँ। ऐसा क्यों है मरीम नवाज़ साहबा, सबको ये तो पता ही है जो हालात हैं, अवाम जितनी इनके ख़िलाफ़ है, इन सारे हालात में भी फिर ये कैसे मुमकिन है कि अकेली मरीम नवाज़ साहबा कॉन्फिडेंटली कैरी कर रही, बाकी सबको क्या हुआ है, या मरीम नवाज़ साहबा को कुछ हुआ है बाकियों को नहीं हुआ, ये क्या मामला है? सर वो पंजाबी की एक मिसाल है, तुम पंजाबी भी करते हो ना कि मैं नहीं बोलती मेरा यार बोलता। तो मरीम साहिबा तो देखें नवाज शरीफ की बड़ी लाडली हैं, अब माशाल्लाह चीफ साहब की भी वो पसंदीदा हैं। तो जब इंसान के पीछे इतने बड़े लोग हों तो फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस तो आ जाता है ना। मैंने तुहानू को पूछे ना था, सिर्फ जो मर्जी करे साढ़े कॉन्फिडेंस आना ही नहीं। तो जो ये तो आपके इर्द गिर्द आपके मानने वाले चाहने वाले जो हैं, फिर अवाम को तो आप ज़बरदस्ती भी अपना बना सकते हैं ना। अगर देखिए अगर बड़े लोग आपके साथ हों तो छोटे लोगों को तो मार के सीधा कर लेते हो। तो मेरे ख्याल है इस वजह से उनके अंदर पर्सनैलिटी जो है oozes out of मरीम, आई थिंक is the right expression। चलिए फिर अब गोरे को बैठे ना, मैं थोड़ी अंग्रेजी मार दी। इस तो पहले के काम अगे बढ़े ऊजिंग आउट तो काम ज़्यादा ख़राब हो जाए, फिर किसी एयरपोर्ट से सानू डकया हुए तो ज़रा थोड़ी जी तवज्जो मैं साबिर साहब लेके जाऊँ। अच्छा साबिर साहब, एक बड़ी खबर बॉम्बशेल स्टोरी एक सहाफ़ी ने दी है, नाम मैं नहीं लेता क्योंकि सहाफ़ी को ख़तरे में न डाल दें। उन्होंने स्टोरी ये दी है कि नए इलेक्शन की तरफ मामला जा रहा है और उन्होंने कहा है कि उसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी कुर्बानी दी जाएगी, पीपल्स पार्टी को करप्शन पे फारिग किया जाएगा और नया इलेक्शन आ रहा है। उसके साथ साथ बता दूं कि एक फेडरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी से सवाल पूछ लिया है कि 4 अरब 20 करोड़ के जो फंड्स हैं वो आपको दिए गए थे वो किधर हैं। उसके साथ शर्जील मेमन और कायम अली शाह के नैब के केसेस, और उसके साथ मेरे पास एक कहानी है, स्टोरी है जो मैंने आज के व्लॉग में की थी। वो स्टोरी ये है कि अब तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को बुला के ये कहा जाएगा कि देखें इमरान खान को तो हमने लेना नहीं, वो तो ख़त्म हो गया काम।
عمران خان کی ہم نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا, عوام نہیں چھوڑتی. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کرپٹ ہے, ہم سے غلطی ہو گئی ہے, جیسے یہ پہلے کرتی ہوتی ہے ملٹری, ہر 4 سال بعد اپنی غلطی مان کے پھر دوسرے کو کہتی ہے اب آپ کو چانس. ملٹری لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں, فوج ساری تو ظاہر ہے, نیچے جو جوان کھڑا بیچارہ بارڈر پہ, جب بھی ہم ملٹری کی بات کرتے ہیں تو ملٹری لیڈرشپ, تو لیڈرشپ میں بھی 4-5 لوگ, 4-5, باقی سارے بیچارے جو اب باول پور کا کور کمانڈر بیٹھا ہو تو زیادہ سے زیادہ باول نگر میں پولیس والے چھتر پولا کرا سکتا ہے, اور تو اس نے تو نہیں کر رہا نا کچھ کام. تو اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ان سارے ماحول میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, واقعی نئے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, معاملہ کس طرف جا رہے ہیں؟ اس میں ایک تو جو پہلے بات کی ہے نا, جو میٹنگ ہوئی تھی مریم صاحبہ کی اور آرمی چیف کی, اس میں یہ تھا کہ جب یہ ٹرمپ والا معاملہ ہو گیا, الیکشن جیت گئے ادھر امریکہ میں, تو ایک دفعہ تو سارے بیک فٹ پہ چلے گئے تھے. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایک طرف, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ والے معاملے میں یا امریکہ کے ساتھ ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ براہ راست نہیں آنا چاہتی, ٹھیک ہے نا, ان کے کسی سوال کا جواب یا کوئی نہیں کرنا, اور غزہ پہ بھی نہیں بولے, پوری دنیا بولی ہے نہیں بولے, وہ ان کے ساتھ نہیں, براہ راست وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ آئیں. تو مسئلہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی اب کر نہیں رہی. پیپلز پارٹی بھی آپ دیکھیں کہ ٹرمپ کی نئی ٹرمپ انتظامیہ آئی ہے, اس کو وہ نہیں کر رہی, مزاحمت نہیں کر رہی, ٹھیک ہے نا. وہ جو بھی کر رہے ہیں عمران خان, ریلیز عمران خان, تو اس میں صرف مسلم لیگ, تو ایک ہی جماعت بچتی تھی نا, اور وہ تھی مسلم لیگ نواز. اور پھر جو پروجیکٹ ہے, پروجیکٹ تو یہی ہے نا کہ 3 سال سے 5 سال ہو گئی, اور 5 سال سے آگے پھر ایک اور ایکسٹینشن 10 سال, اور الٹیمیٹلی جو نیکسس ہے وہ یہی ہے کہ ان کو لایا جائے. تو اس وقت پھر یہ تھا کہ مریم صاحبہ گئیں کہ جناب, اور وہ میٹنگ اس لیے ہوئی تھی کہ ہم مل کر, آپ پولیٹیکل نیریٹو بنائیں, ہم اس کو آگے میڈیا میں, پھر ہمارا کام ہے میڈیا کو مینیج کرنا. تو وہ اس کے اگینسٹ ایک, پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا فوری طور پہ جاوید لطیف صاحب آ گئے, طلال چودھری آ گئے, رانا ثناء اللہ آ گئے, خواجہ آصف صاحب آ گئے, یہ سارے پھر انہوں نے کیا, اور جو رچرڈ گرینل کو جواب دے رہے تھے سارے کے سارے. تو یہ تھا معاملہ. پھر یہ کہ اگلا جو پروجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ مریم کو پرائم منسٹر بنانا ہے, ٹھیک ہے نا, اگلا پروجیکٹ یہ ہے. اچھا, جی ہاں, یہ سیریس پروجیکٹ ہے. ہاں سیریس پروجیکٹ ہے نا. تو اگلا ہے کہ مریم کو پرائم منسٹر بنانا ہے, اور اسی کی وجہ سے یہ 3 سال سے 5 سال ہوا ہے. اور آپ اگر کسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ آپ کو اتنی آسانی سے یہ الیکشن مل جائے گا, تو یہ ایک خوش فہمی ہے, کیونکہ اگر یہ سارا کچھ معمول کے مطابق ہوتا تو یہ 26ویں غیر آئینی ترمیم نہ ہوتی. 26ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں جوڈیشری, ایک نئی PCO جوڈیشری قائم نہ کی جاتی, اور اس کے بعد پھر 3 سے 5 سال نہ ہوتے, کیونکہ یہ آخری سال تھا, اور نومبر میں جنرل صاحب نے ریٹائر ہونا تھا, اور اب یہ چلے گئے ہیں 27 تک, اور الیکشن جو ہے وہ بنتا ہے 28 میں. تو الیکشن 27 میں ایک اور ایکسٹینشن ہے. یہ میں وہ بتا رہا ہوں جو آپس کی باتیں ہیں, پیپر کی باتیں بتا رہا ہوں, پریکٹیکل کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. تو ایک ایکسٹینشن ملے گی, 28 میں پھر الیکشن ہوگا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, 28 میں پھر آگے چل سو چل. تو یہ